पर सोने के गहने बेचने वाली बहू। आओ आओ गहने ले लो, सोने के गहने, आओ आओ गहने ले लो, सोने के गहने। अंकिता सोने के गहने बेचने के लिए आवाज लगा रही होती है और उसकी आवाज सुनकर उस मोहल्ले की बहुत सी औरतें घर से बाहर आ जाती हैं और हैरान होते हुए कहती हैं, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सोने के गहने भला रेडी पर बिकते हैं क्या? अरे बहन, साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। ये सोने के गहने इस तरह रेडी पर, और हम कैसे मान ले कि ये सोने के गहने असली हैं? अब बिना जांच के हम इसे लेंगे थोड़ी ना। वैसे मुझे लगता नहीं ये सोने के गहने हैं। अंकिता ने उन सब की परेशानी को दूर करते हुए कहा, बहन जी आपने सही कहा, ये सोने के गहने नहीं है, लेकिन सोने जैसे गहने, इन पर गोल्ड प्लेट चढ़ी है। आप इसे जितना मर्जी पहने, इसका रंग कभी नहीं जाएगा। तुम नकली गहने बेच रही हो और आवाज लगा रही हो कि सोने के गहने ले लो। हम लोग तो तुम्हारी यही आवाज सुनकर बाहर आए थे कि हमारी गली में ठेले पर सोने के गहने बेचने वाली बहू आई है। अब अंकिता ने हंसते हुए उनसे कहा, बहन जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, इसे भी सोने की ज्वेलरी कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि शुद्ध सोने के गहने ले लो। अंकिता की बात सुनकर वो सारी औरतें हैरान तो होती हैं, लेकिन उन्हें ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि अंकिता बड़ी चतुराई से अपने गहने बेच रही थी। उसके गहने दिखने में बहुत सुंदर भी थे, जिस कारण वो औरतें अंकिता से वो गहने खरीद लेती हैं। अब अंकिता अपना ठेला लेकर घर आती है और उसकी सास कहती है, बहू आज तेरे सारे गहने बिक गए ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं हुई, सारे गहने बिक गए। अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो हम जल्दी उस पवन के पैसे देकर अपनी दुकान छुड़वा लेंगे। आखिर अंकिता इस तरह ठेले पर गहने क्यों बेच रही थी, और कौन था ये पवन जिससे वो अपनी दुकान छुड़वाने के बारे में बात कर रही थी? चलिए जानते हैं कहानी में। विधवा अंकिता अपनी सास के साथ रहा करती थी और मोहल्ले के अंदर ही एक दुकान पर आर्टिफिशियल गहने बेचा करती थी और उसकी दुकान भी काफी अच्छी चला करती थी। ऐसे ही एक दिन, बहन जी मैं यहाँ किराया लेने आया हूँ, बहुत दिन हो गए आपने किराया नहीं दिया दुकान का। अंकिता ने ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आपकी दुकान का किराया नहीं दिया, लेकिन आपकी दुकान को खरीदने के बारे में जरूर सोचा है। ये दुकान मेरे लिए लकी है, इससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है, और आपने मुझे कहा था कि दुकान आप मुझे 5 लाख में बेच देंगे। ये लीजिए 3 लाख और 2 लाख में आपको जल्द से जल्द दे दूंगी। पवन वो पैसे देखकर हैरान रह जाता है और अंकिता से सवाल करता है, बहन जी मानना पड़ेगा आपके पति नहीं है और आप अकेले ही अपना और अपनी सास का खर्चा चलाते हैं, फिर भी आपने 3 लाख जमा कर लिए। सच में मेरी दुकान में कुछ ज्यादा ही बरकत है और अब इसीलिए मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे ये दुकान दे दोगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे जब मैं दुकान चला रहा था तो ये चलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बरकत हो रही है। हाँ तो भाई साहब मेरी किस्मत मुझसे मत छीनिए, मैं आपको आने वाले 3 महीने के अंदर सारे पैसे चुका दूंगी, पर ये दुकान मेरे नाम कर दीजिए। पवन अब वो पैसे लेकर चला जाता है। दरअसल पहले पवन वहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाया करता था, लेकिन वो चलती नहीं थी। अब पवन अंकिता की दुकान चलती देखकर लालच में आ जाता है और अपने मन में कहता है, अगर ये दुकान इतनी अच्छी चल रही है तो मैं ये दुकान 5 लाख में बेचकर गलती कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मैंने सारी लिखा पढ़ी भी कर ली है, इसीलिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। पवन अपने घर आ जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ अंकिता की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंकिता उसके इलाज के चलते ही दुकान को अच्छे से संभाल नहीं पाती है और न ही पैसे जमा कर पाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और पवन एक दिन उसकी दुकान पर आता है। बहन जी बचे हुए 2 लाख आप मुझे कब दे रही हैं? ज्यादा समय नहीं है आपके पास? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है भाई साहब, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं पैसे जमा नहीं कर पाई। अगर आप चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपको जल्दी आपके 2 लाख रुपए देकर ये दुकान ले लूंगी। बहन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप समय पर पेमेंट नहीं करोगी तो फिर ये दुकान वापस मेरी हो जाएगी, या तो मैं आपको ये दुकान किराए पर दूंगा या फिर आपको इस दुकान से निकाल दूंगा। समय पर पेमेंट ना हो तो बयाना भी मारा जाता है, आप ये बात जानती है ना? हाँ भाई साहब अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि इतने सालों से आपके यहाँ किराए पर दुकान चला रही हूँ तो आप मेरी मजबूरी समझेंगे, पर कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब पवन अंकिता को उस दुकान से बाहर कर देता है, लेकिन अंकिता के पैसे न मरे इसलिए वो उसे 1 महीने का समय और देता है। वो घर आती है तो उसकी सास कहती है, बहू उसने दुकान तो ले ली और सारा सामान दे दिया, अब 1 महीने के अंदर तू 2 लाख कहाँ से जमा करेगी जिससे हम वो दुकान खरीद पाए। माँ जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जब भगवान परेशानियां देता है ना तो उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकाल ही देता है, हमें बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है।
अब अंकिता ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोच लिया कि वो रेडी के ऊपर अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बेचेगी। लेकिन वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचती तो कोई भी उसके ज्वेलरी खरीदने नहीं आता। ऐसे ही एक दोपहर सुबह से उधर उधर ठेले पर अपनी ज्वेलरी बेच बेच कर पैरों में छाले हो गए, लेकिन कोई भी मेरे गहने खरीदने नहीं आ रहा। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। अंकिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर एक बारात पर गई जो कि दुल्हन को विदा करके ले जा रही थी। दुल्हन ने बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने हुए थे। उसे देखकर अंकिता ने सोचा, अगर मैं भी ऐसे गहने पहनकर और इन गहनों को सोने का गहना बोलकर बेचूंगी तो शायद ये बिक जाए। उस दिन से अंकिता खुद भी बहुत सारे गहने पहनकर और रेडी पर अपने गहने लेकर उसे बेचा करती और तब से उसके गहने बिकने भी लगे थे। ऐसे ही एक दिन वो एक मोहल्ले से गुजर रही थी। तभी एक औरत ने कहा, बहन जी, इतने गहने पहनकर तुम रोज घूम रही हो, धूप भी होती है, बारिश होती है, लेकिन तुम्हारे गहनों का रंग नहीं जाता, कैसे? बहन जी, ये गहने बहुत अच्छे हैं, तभी मैं इन्हें पहनकर बेचती हूँ, ताकि अगर मैं खुद इसका इस्तेमाल करूंगी तो आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगी कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। वो तो नजर आ रहा है। मैं अपनी छोटी सी दुकान डालना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ गहने थोक में दे सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, बल्कि इससे तो मुझे भी मुनाफा होगा और मुझे थोड़ा कम गलियों में घूमकर गहने बेचने पड़ेंगे। वैसे भी मेरे गहने सोने से कम नहीं है और खो जाए तो गम नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब अंकिता उस औरत को बहुत सारे गहने बेच देती है। अंकिता ने धीरे धीरे बहुत मेहनत की। उसके पैरों में छाले पड़े, मौसम बदले, लेकिन उसने 2 लाख रुपए जमा कर दिए। वो 2 लाख रुपए लेकर पवन के पास गई और उसे देते हुए बोली, भाई साहब, अब ये दुकान मेरी हुई और अब मैं हक से इस दुकान से अपना काम करूंगी और अब ये बहू सोने के गहने ठेले पर नहीं, इस दुकान में बेचेगी। पवन को एहसास होता है कि उसने एक औरत को कुछ ज्यादा ही परेशान किया था। उसके अंदर की इंसानियत लालच के चलते मर गई थी और उसने हुए कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि जब तुम इस दुकान को वापस ला सकती हो तो मैं भी चला सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ज्यादा ही परेशान किया। लेकिन तुम्हारी मेहनत देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना लालची हो गया था। कोई बात नहीं, आपके इस लालच ने मुझे ये सिखाया कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार का पेट पाल सकती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई साहब, और लालच तो हर इंसान के अंदर होता है। अब पवन वो दुकान कागजात समेत अंकिता को सौंप देता है। अंकिता भी बहुत खुश होती है। बहन, अब तो मैं आप ही की दुकान से गहने खरीदूंगी। सच में आपने ठेले पर गहने बेच बेच कर अपनी दुकान का इतना अच्छा प्रचार कर दिया कि आपके गहने की गुणवत्ता अब गली गली में मशहूर है। हर औरत आप ही के पास खुद ब खुद ये गहने लेने आ जाएगी, आपका पता पूछते हुए। उस औरत की बात सुनकर अंकिता को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसे अच्छा लगता है कि भले ही उसने कई सारे दिन मजबूरी के बिताए, लेकिन उन दिनों उसने अपनी दुकान का इतना अच्छा प्रचार किया कि सच में अब उसकी दुकान पर बिन बुलाए ही ग्राहक आ जाते और हर कोई यही कहता कि अगर गहने लेने हो तो ठेले पर सोने के गहने बेचने वाली बहू से ही लेना। और इस तरह गरीब बहू की सारी परेशानी भी सुलझ जाती है और वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपना व्यापार करती है और अपना जीवन गुजारती है। रामनिवास जी का खानदान बहुत बड़ा था। 5 बेटियां और 2 बेटे उनके खुद के थे। बाकी उनके अपने सगे 7 भाई बहन भी थे, जिनके भी आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कुनबा था। रामनिवास जी परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए खानदान में शादी का पहला नंबर उनकी बेटी रोशनी का ही था। खानदान की पहली शादी है तो कोई भी मेहमान छूट न जाए, इसलिए आज वो सबके साथ मेहमानों की लिस्ट बनाने में लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लो। हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है तो कोई भी मेहमान बुलाना भूल ना जाए। भैया, वो चाचा जी की अमेरिका वाली बेटी को बुलाना है। चाचा जी फिर कहीं ये ना कह दें कि उनकी बेटी को नहीं बुलाया। हाँ भैया, बिंदु दीदी ठीक कह रही है, बुला लेते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लो, फिर उसके ससुराल वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुनिए, वो भैया के भटिंडा वाले बेटी दामाद को भी बुला लो। फिर अगर चाचा जी के बच्चों को बुला रहे हो, भाभी सबके लिए अदरक वाली चाय बनवा लो जरा। हाँ, रोशनी बना रही है। लाजवंती अब रोशनी से घर के काम करवाने बंद कर दे, पराए घर चली जाएगी कुछ दिनों बाद। पापा, माँ तो मना कर रही थी, पर मेरा मन था मैं बुआ जी और चाचा जी वगैरह के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हमारी भतीजी बहुत समझदार हो गई है, ला बिटिया चाय ला। सब मेहमानों की लिस्ट बन जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा, होटल तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। शादियों का सीजन है तो सारे होटल अपने रेट बढ़ा चुके हैं। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहमानों को हम किसी असुविधा में नहीं डाल सकते।
कोई बात नहीं, तो होटल के कमरे ही बुक कर दे। जो भी मेहमान आएंगे उन्हें होटल में ही ठहरा देंगे, घर में इतनी जगह नहीं हो पाएगी। रामनिवास जी को पता था कि सारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं, सभी को एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। गर्मी की शादी है तो सभी मेहमान गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए बढ़िया होटल बुक करना ही उन्होंने उस समय ठीक समझा। भैया, बहुत महंगे होटल क्यों बुक कर रहे हो? साथ में जो नया घर बना है उसमें कमरे किराए पर ले लेते। कल चाचा जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि उनकी बेटी दामाद के साथ बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो हम सबके लिए होटल के कमरे ही बुक करें। बाकी कोई नहीं, अब शादी है तो इतना ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है। पर चाचा जी बाबूजी की जगह है। वैसे तो उन्होंने फट बोल दिया कि कमरे बुक कर दो, पर एक बार भी आकर पूछा कि बेटा रोशनी भी मेरी अपनी पोती की तरह है, वैसे बड़े शरीके बने रहते हैं। कोई बात नहीं लाजवंती भाभी, हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, हम तैयारी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। खूब धूमधाम से हम अपनी भतीजी की शादी करेंगे। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रामनिवास को थोड़ी हिम्मत मिली। शादी के दिन नजदीक आए तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। कल यही पास में ही है, आप टेंशन मत लो। मैं अभी दक्ष और साहिल से कहता हूँ, वो शिवानी बिटिया और दामाद जी को होटल ले जाएंगे। क्या हरीश भाई साहब की बेटी के लिए होटल बुक किया है? फिर तो हम भी होटल में रुकेंगे। अरे दक्ष बेटा, हमारा भी सामान होटल में रखवा दे। पर कमरे तो। साहिल बेटा कोई बात नहीं, इन सबका सामान भी लेते जाओ। बहन जी आप इनके साथ ही होटल चले जाओ, फिर दोपहर का खाना यहीं बनवाया हुआ है, हलवाई लगा हुआ है यहाँ पर। एक एक करके सारे मेहमान होटल जाने लगे। अब जब मेहमान गए तो नजदीकी रिश्तेदार भी कम थोड़ी थे, वो भी होटल में जाने लग गए। कुछ देर आराम करके मेहमान धर्मशाला पहुँचे। हलवाई गरम गरम खाना बना रहा था। दामाद जी आइए, खाना तैयार है। हाँ बेटा आओ, बस खाना लग ही रहा है। ताऊ जी, रॉकी और इनकी फैमिली ये सब हलवाइयों का बना हुआ तेल घी मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं। पापा एक काम करते हैं, रॉकी क्यों ना हम होटल से ही कुछ मंगवा लें? हाँ डार्लिंग, ये सब तो अनहाइजेनिक फूड है, मैं और मॉम डैड ये नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं जी, चलो होटल ही चलो, यहाँ वैसे भी गर्मी है। अमेरिका वाले रिश्तेदारों का कौन सा अपना जेब से पैसे जाना था। होटल में पूरे 4 दिन कुछ न कुछ खाने को वो मंगाती रहे। शादी का दिन आया, सभी मेहमान तैयार होकर शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भटिंडा वाले दामाद परमिंदर और अमेरिका वाले दामाद रॉकी के बीच झगड़ा हो गया। वो पहले मैं लिफ्ट में जाऊंगा जी, आप कैसे घुसे चले आ रहे हो? हैं? मैं रोशनी के मामा का जवाई हूँ। पहले लिफ्ट हमने रोकी थी, इसीलिए पहले हम लिफ्ट में जाएंगे। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों दामादों ने गुस्से में हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे होटल के सामान को नुकसान पहुंचा। ये गेस्ट किसके हैं जिन्होंने हमारे होटल का इतना नुकसान कर दिया? हम रामनिवास जी के घर की शादी में आए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आदमी बदतमीज है। और बदतमीज किसे बोला भाई? और तेरा बाप होगा बदतमीज, तेरा सारा खानदान बदतमीज। खानदान पर कैसे गए तुम? हाँ, रामनिवास जी को बारात के स्वागत की तैयारियों को छोड़कर रिश्तेदारों की लड़ाई सुलझाने जाना पड़ा। लड़ाई तो सुलझ गई, पर पूरी शादी में सबका मूड खराब रहा। पता नहीं शादी में कैसे मेहमान बुला लिए जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं। पापा, रॉकी और उनके पेरेंट्स आज ही अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, उनके यहाँ बहुत इंसल्ट हुई है। शीतल बिटिया, थोड़ी देर में रोशनी की जयमाला शुरू होने वाली है। अब इस समय मुझे लगता है तुम उन्हें समझाओ कि अपने गुस्से को भूल जाएं। हमारे खानदान की पहली शादी है, भगवान के लिए ये शादी ठीक से संपन्न हो जाने दो। रामप्रसाद ने नाराज रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े। उसी समय रोशनी जयमाला के लिए आ रही थी। वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन्हें जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? जिसे जाना है जाने दीजिए। इन सब के जाने से मेरी शादी नहीं रुकेगी। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि रिश्तेदार शादी के समय सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार किस काम की जो कमियां निकाले, सामने वाले की मजबूरी को ना समझे। इनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर कोई हेल्प नहीं की। हाँ, खाने में कमियां जरूर निकाली हैं। हाँ, अगर ये शादी आपकी खुद की बहन या बेटी की होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शादी हमारे घर है ना, तो आप सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमियां निकालने और झगड़ा करने वाले रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। सबको अपनी हरकत का पछतावा था। उसके बाद शादी की रात रोशनी की तरफ के रिश्तेदारों ने लड़के वालों की जो खातिरदारी की, उससे बाराती बहुत खुश हुए। रॉकी जी, रोटियां गरम बनवा लेते, ये ठंडी होगी है। नो टेंशन परमिंदर जी, मैंने मैनेजर को बोल दिया बारातियों के लिए खाना गर्म ही रहना चाहिए। वैसे सॉरी परमिंदर जी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मैंने भी तो आपसे गलत तरीके से बात की थी। सॉरी जी, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। लाजवंती, आज लग रहा है हमारे खानदान की पहली शादी है। देखो तो हमारा इतना बड़ा खानदान है, सभी एकजुट होकर मेहमानों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं।
हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। सुनो, परमिंदर और रॉकी को देखकर लगता है इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। चलो, अच्छी बात है, खुशी खुशी हमारी बेटी की शादी होगी, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मेहमानों को अपनी गलती का एहसास था। रोशनी की विदाई के बाद जब रामनिवास जी होटल का बिल देने के लिए पहुंचे तो वो हैरान रह गए। होटल के बिल के पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। रामनिवास, सब मेहमानों ने अपने अपने रूम के पैसे खुद दे दिए। गलती तो मेरी भी है। रोशनी हमारे घर की बेटी थी, हमारे भतीजे के खानदान की पहली शादी थी और हमने ही नहीं समझा। पर तू चिंता मत कर, सब मिल बांट कर हो गया है। बड़े खानदान की पहली शादी थी, सीख बड़ी छोड़ गई। रिश्तेदार आए, रूठे, मनाने गए, पर इस एक शादी ने हर किसी को सिखा दिया कि खानदान में पहली शादी का समय रिश्तों की परीक्षा का समय होता है। जो रिश्तेदार उस समय साथ दे वही अपना होता है। शादी किसी की भी हो, मेहमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो बोझ न बने, सहारा बने। यही समझदार रिश्तेदार की पहचान है।